नमस्कार, प्रणाम। मैं विशुरा है। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। हाजिर हुआ सबके बीच आज एक और नई कहानी के साथ, एक ऐसे नए एपिसोड के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आपकी रूह कांप जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जो इंसान के रूप में भेड़िया हैं। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है। उन्नाव कोतवाली के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव की यह घटना है। दरअसल कुछ पड़ोसी सुबह उठकर जब टहलने के लिए जाते हैं तो उनको एक घर से दुर्गंध आती हुई महसूस होती है। अब वो उस घर की तरफ जाते हैं तो घर अंदर से बंद था और घर से काफी दुर्गंध आ रही थी। फौरन ही लोग, जितने भी लोग थे वहां पर, आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा करते हैं और आपस में चर्चा करने लगते हैं कि लग रहा है घर में कोई व्यक्ति मरा है या कोई फिर जानवर मरा है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है। अब आसपास के लोग फौरन ही उन्नाव कोतवाली में फोन करते हैं और वहाँ कोतवाल साहब रहते हैं राजेश पाठक जी। राजेश पाठक जी अपनी टीम के साथ फौरन मौका वारदात पर पहुँचते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही वो अंदर जाते हैं अपनी टीम के साथ, देखते हैं कि अंदर एक लड़की की नग्न अवस्था में लाश पड़ी हुई है और उस लाश को चादर से ढकने के बाद अब उसको अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस लड़की के माता पिता को फोन करते हैं। दरअसल उसकी जो माँ होती हैं वह शिक्षा मित्र होती हैं। अब उनके माता पिता जैसे ही सुनते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल कर दिया गया है, दुष्कर्म किया गया है उनके लड़की के साथ, रोते हुए बिलखते हुए माँ बाप थाने पहुंचते हैं। थाने से उनको सरकारी हॉस्पिटल भेजा जाता है जहां लड़की का पोस्टमार्टम होने वाला था। अब माता पिता का सिग्नेचर होता है, सारे जो सिस्टम होता है, जो लिखित कार्रवाई होती है उसको पूरा किया जाता है। लड़की का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें लड़की के साथ दुष्कर्म की बात कही जाती है और किसी नुकीले चीज से अंदर उसके प्राइवेट पार्ट में प्रहार किया गया था जिससे काफी रक्तस्राव हुआ था, काफी अधिक खून बहा था। उसके कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। अब परिवार वाले हैरान रहते हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने इस लड़की के साथ इस तरह का जघन्य अपराध किया है, दुष्कर्म किया है। इसका कातिल कौन है? पड़ोसी, गांव वाले सभी लोग, जितने भी रिश्तेदार थे, यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उसका कातिल कौन है। पुलिस के सामने भी एक नया सवाल खड़ा था कि आखिर इस लड़की का कातिल कौन है। कौन वह व्यक्ति है जो इस तरह का दुष्कर्म, इस तरह का घटिया अपराध इसके साथ किया है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। पिताजी लड़की के एफआईआर दर्ज कराते हैं और पास के ही उनका एक पड़ोसी रहता है, एक महिला और एक पुरुष, जिनका नाम कुछ प्राइवेसी की वजह से गुप्त रखा गया है। उनको वह बताते हैं कि इन्हीं पर मेरा शक है। अब पुलिस पिता के कहने पर उनके घर जाती है और पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लाती है, उनसे पूछताछ करती है। कई घंटे पूछताछ के बाद पता चलता है कि वह दोनों बेकसूर हैं। बार बार वह यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है। कई सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वह दोनों बेकसूर हैं। अब पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा था। आखिर पिता ने जिसको बताया वह बेकसूर निकला, तो आखिर कातिल कौन था? दरअसल एक लड़का रहता है जो कि वहीं के जो है बाईपास के पास एक छात्रावास पड़ता है, सरकारी छात्रावास। उसी में रहकर वह आईएएस की तैयारी करता था, सिविल की तैयारी करता था, जिसका नाम राम बरन गौतम रहता है। वह माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रावतपुर गांव का रहने वाला होता है। अब वह उस लड़की से किसी तरह से संबंध में आ जाता है, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे दोनों की प्यार में बदल जाती है। अब दोनों आए दिन मिलने भी लगते हैं, बातें भी करते हैं। एक दिन जब लड़की के पिता और माँ किसी रिश्तेदारी में किसी काम से जाते हैं तो लड़की घर पर अकेले रहती है। अब लड़की घर पे अकेले रहती है तो वह फोन करती है अपने प्रेमी को और वह बताती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ, आज मेरे घर पर कोई नहीं है। लड़का मिलने के लिए तैयार हो जाता है, लड़की भी तैयार हो जाती है। लड़का पास के ही एक मेडिकल स्टोर पे जाता है। वह तरह तरह के ख्वाब देख रहा होता है और वह जो है शक्तिवर्धक दवा खरीदता है। शक्तिवर्धक दवा खरीदने के बाद उसको खाता है
और खाने के बाद लड़की के घर चला जाता है। जैसे वह घर जाता है, बेल बजाता है, लड़की दरवाजा खोलती है, वो अंदर जाता है। लड़का बेहद ही खुश रहता है क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता है। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एक रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं। लड़का लड़की के साथ जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहा था, वह बेहद ही जल्दबाजी में था। लड़की बार बार मना कर रही थी, वह कह रही थी कि यह सब गलत है, शादी से पहले ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हें मिलने के लिए बुलाई थी। लेकिन लड़का जबरदस्ती करता है लड़की के साथ और उसके साथ धीरे धीरे उसको अपने आगोश में ले लेता है। आगोश में लेने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू करता है, गलत काम करता है। अब वह शक्तिवर्धक दवा खाने के बाद वह कई घंटों तक उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, जिससे लड़की के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। लड़की बेहोश हो जाती है। लड़की उसको झेल नहीं पाती है, परेशान हो जाती है। अंततः वह मना करते करते थक जाती है, लेकिन लड़का मानने को तैयार नहीं रहता है। लड़की के बेहोश होने के बाद जब लड़का देखता है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है, तो वह डर जाता है और उस लड़की को उसके ही हालत में छोड़कर वहां से वह भाग जाता है। अब पुलिस उस लड़की के घर जब दोबारा से जाती है तो लड़की का मोबाइल बरामद होता है। पुलिस लड़की के मोबाइल को लेकर उसका लॉक तोड़ती है, क्योंकि उसमें लड़की ने अपना लॉक लगाया था जो खुल नहीं रहा था। अब पुलिस लॉक को तोड़ती है और एक जो पहले जिस पर शक जताया गया था वह बेकसूर निकलते हैं। पड़ोसी, गांव वाले सभी कहते हैं कि नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब लॉक तोड़ने के बाद पता चलता है कि जो जिससे वह बात करती थी, एक नंबर पे वो लगातार बात करती थी, वह गौतम का ही नंबर है और वह आने से पहले कई सारे व्हाट्सएप पे चैट करती थी। पुलिस को शक होता है और पुलिस शक के बुनियाद पर उस लड़के को उसके गांव जाकर, जो उसका गांव रहता है रावतपुर, माखी थाना के अंतर्गत आता है, उसके गांव जाकर उन दोनों लड़कों को उठाती है। उठाने के बाद दरअसल दोनों लड़कों का मतलब यह है कि जब गौतम था वह अकेला नहीं आता था, उसमें उसके साथ उसका दोस्त भी था। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो वह सारी हकीकत पुलिस को बयां कर देता है, एक एक बात पुलिस को बताता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर हत्या के आरोप में, दुष्कर्म के आरोप में दोनों को जेल भेज देती है। जो पिता होता है वह बार बार एक बात कह रहा था कि जो लड़का है सिर्फ दुष्कर्म करने से उसकी मृत्यु नहीं हुई है, कुछ तो उसने ऐसा किया है, रॉड या किसी तरह से वह टॉर्चर किया है उस लड़की के साथ, जो वह बता नहीं रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने कहा था कि किसी नुकीली चीज से अंदर चोट पहुंचाई गई है, प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से उस लड़की की मृत्यु हो गई है। काफी ज्यादा खून बहने से उस लड़की की मृत्यु हुई थी। अब पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पे लेती है। दोबारा पूछताछ करती है तो लड़के अपना जुर्म कबूल करते हैं और वह बताते हैं कि इतनी दोनों ही लड़के साथ मिलकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किए थे। और जो लड़का होता है वह भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं होता है कि उसने किसी चीज से अंदर प्रहार किया था। शरीर पे कोई चोट के निशान नहीं थे। बॉडी घर वालों को सुपुर्द की जाती है। घर वाले, माता पिता लड़की का अपने अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं। आज भी वह परिवार गम में डूबा हुआ है, अपनी लड़की को याद करता रहता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, अवेयरनेस लाना है आप सभी के अंदर। आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज दिवाली है, दिवाली पे पटाखे जलाइए, दीप जलाइए, मिठाइयाँ बांटिए, क्योंकि आज अयोध्या में श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं, उनका आगमन होने वाला है। आज कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं हुसैन सैफ हैं, सऊदी अरब से हैं। हुसैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं। अजय कुमार जी हैं, अनुज जी हैं, मनदीप दीवाना हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, राजदीप सिंह हैं, फैजल खान जी हैं राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप सभी दोस्तों को, साथियों को, भाइयों बहनों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि यह जो हमारा छोटा सा परिवार है इंडिया क्राइम दस्तक का, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हो सकता है कि कहानी में कोई कमियां हो, उन कमियों को आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिए। उन कहानियों को, उस कमियों को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। दूर करने के बाद आपके सामने बेहतर कहानी पेश करूंगा, लेकिन इसमें आपके सुझाव की बेहद ज़रूरत है। अपना सुझाव अवश्य दें, कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।